हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग विद नम्रता। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 8 नेशनल रिसोर्सेज। ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो है जिसमें आपको शॉर्ट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो हमारे नेचर में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं, पर हम उन सभी चीज़ों को रिसोर्सेज नहीं कह सकते। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले रिसोर्स किसे कहते हैं। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट, मतलब ऐसी चीज़ें जिसके लिए मैन डिपेंडेंट है। ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम, उससे ह्यूमन की जो मतलब मनुष्य की जो ज़रूरत है पूरी होती है। उसके लिए मैन अपना फिजिकल और इंटेलेक्चुअल मतलब शारीरिक और मानसिक जो शक्ति है उसको यूटिलाइज करता है। उन चीज़ों को रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज का इंटरेक्शन इन तीन चीज़ों से होता है, वो है नेचर, मैन एंड कल्चर। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। वैसे तो हम रिसोर्सेज को बहुत सारे तरीके से यूज़ करते हैं, पर अगर हमें इसे और भी अच्छे से डिफाइन करना है, स्टेज वाइज डिफाइन करना है, तो हम रिसोर्सेज को 3 कैटेगरीज में या 3 टाइप्स में उसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज एज ए फूड, फिर रिसोर्सेज एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और थर्ड रिसोर्सेज एज ए एनर्जी रिसोर्स। फर्स्ट देखेंगे रिसोर्सेज एज ए फूड। अब हम देखेंगे रिसोर्सेज एज ए फूड। फ्रूट्स जो नेचुरली ग्रोन करते हैं, क्रॉप्स जो हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं, मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स, मीट, फिर डोमेस्टिक एनिमल्स, फिश और एक्वेटिक एनिमल्स, हनी भी इससे मिलते हैं। वो सभी चीज़ें हम फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं। सेकेंड है रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रिसोर्सेज मतलब हमारे लिए एक रॉ मटेरियल की तरह, जिससे हम इंडस्ट्रीज़ में जाके उसे एक फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। जैसे कि हम फॉरेस्ट से चीज़ें लेते हैं, फिर एग्रो प्रोडक्ट्स लेते हैं, वूल, हाइड्स, मीट एनिमल्स से मिलते हैं, फिर मिनरल ओर्स, इन सब को यूज़ करके हम इंडस्ट्रीज़ में बेचते हैं एज अ रॉ मटेरियल। फिर इंडस्ट्रीज उसके फिनिश्ड गुड्स बनाती है और फिर हम उसे यूज़ करते हैं। अब थर्ड रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए हम इसके लिए कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो सब इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी जो एनर्जी जनरेट होती है थ्रू सोलर इंसोलेशन हो गया, विंड हो गया, सी वेव्स हो गया, टाइप्स, एप्स, उन सभी की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है वो भी हम एक एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप में भी वो और सब डिवीजन किया गया है, मतलब और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कुछ इस तरह से है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा है नेशनल रिसोर्सेज, और तीसरा है ग्लोबल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जिसे एक इंडिविजुअल या एक फैमिली ओन्ड करती है, जिसकी मालिकी होती है। इसमें एक इंडिविजुअल की और उसकी फैमिली की मालिकी होती है, जिसके एग्जांपल्स है लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, वो सब चीज़ें। दूसरा है नेशनल रिसोर्सेज, जो पूरी कंट्री या एक रीजन के थ्रू ओन्ड करती है, जैसे कि आर्मी हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, वो सब चीज़ें, वो नेशनल रिसोर्सेज पे आती है। और तीसरा है ग्लोबल रिसोर्सेज, सारी फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ की जाती है उसे ग्लोबल रिसोर्सेज कहते हैं। उसके एग्जांपल्स है कि माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है। अब हम सेकेंड टाइप देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, मतलब रिसोर्सेज की रीअवेलेबिलिटी के ऊपर जो बेसिस है वो, उसके अंदर वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिसे हम कितना भी यूज़ करें, यूज़ करते ही रहे, वो अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि सन रेज हो गए और वो सब चीज़ें हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो जितने भी हम यूज़ करें वो वापस से जनरेट होती जाएगी और वो अनलिमिटेड है। दूसरा टाइप है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जिसे हम एक बार यूज़ कर लें, फिर उसे जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है तो बहुत सालों, बहुत सदियाँ बीत जाएगी, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो लिमिटेड होते हैं। उसे हम एक बार यूज़ करने के बाद वापस से रीजनरेट नहीं कर सकते। जैसे उसका एग्जांपल है मिनरल्स हो गया, ओर्स हो गया, वो सब चीज़ें वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम इसकी थर्ड और आखिरी टाइप देखेंगे, उसके अंदर रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
मतलब वो किस तरह से बांटे गए हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे। उसके अंदर भी 4 सब डिविजन्स है, उससे हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्सेस जो ग्लोबली अवेलेबल है, सबके लिए है, एक्सेसिबल टू ऑल, और सभी ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी है उनके डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि यूजफुल गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, एग्जांपल्स हो गए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वो सब चीज़ें। दूसरा जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, एक ऐसा रिसोर्सेज जो इजीली अवेलेबल है कोई भी जगह पे, जैसे कि लैंड है, पैस्चर लैंड है, वाटर है, सॉइल है, वो सब। थर्ड टाइप है हमारी रेयर रिसोर्सेज, जो बहुत कम जगह पे हमें देखने को मिलती है, बहुत लिमिटेड प्लेसेस पे वो मिलती है, बहुत कम लिमिटेड प्लेसेस पे वो हमें देखने मिलती है। जैसे कि मिनरल्स हो गए, उसमें भी कोल है, पेट्रोलियम है, गोल्ड है, कॉपर है, वो सब चीज़ें। और फोर्थ सॉलिटरी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो पूरे वर्ल्ड में, ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे मिनरल्स जो पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक या दो ही जगह पे मिलते हैं। जैसे क्राइलोइट, वो एक ऐसा मिनरल है जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में ही पाया जाता है। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स के रिसोर्सेज और उसके सब डिविजन्स जो हमने अभी एक्सप्लेन किया और समझने की कोशिश की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो है प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम मनुष्य हैं, तो हमारी जो सारी इच्छाएं हैं, हमारी जो विशेस है, हमारी जो नीड्स है, वो अनलिमिटेड है, पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 100 सालों से हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं। साइंस और डेवलपमेंट के नाम पे, साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पे, हम पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन के कारण हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को केयरलेसली यूज़ करते जा रहे हैं। उसके इम्प्लीमेंटेशन से हमारे मिनरल्स काफ़ी कम हो चुके हैं और ये हमारी ड्यूटी है और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के लोगों के लिए बचाने की कोशिश करें। तो रिसोर्सेज को हमें बहुत संभाल के, मतलब कंजर्वली यूज़ करना चाहिए और बहुत रेशनली यूज़ करने की कोशिश करना चाहिए। जो वर्ड है कंजर्वेशन, वो डायरेक्टली रिलेट करता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज से, मतलब रिसोर्सेज की कमी से वो डायरेक्टली रिलेटेड करता है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम करंट रेट में, मतलब आज के दिनों में, आजकल की टाइम में जितने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, उसे इरेशनली और हफाजतली वेस्ट करने की जगह उसे धीरे धीरे कम किया कैसे जाए, उसे कितना हो सके उतना कम यूज़ किया जाए, अपनी करंट लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए, उसके लिए हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें रीयूज़ और कंजर्वेशन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना चाहिए। अब हम कंजर्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन देयर इज इन डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन द लाइफ ऑफ अ ट्री और अ ह्यूमन लाइफ, द अरेंजमेंट मेड फॉर इट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन। जब कभी भी ह्यूमन लाइफ, ट्री और मतलब लाइफ ऑफ ट्री और ह्यूमन किसी में भी डेंजर आए, तब हम जो अरेंजमेंट, जो सगवड़, जो व्यवस्था करते हैं, उस चीज़ को कहते हैं कंजर्वेशन। अब हम उसके रिसोर्सेज को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन और प्लानिंग को और भी ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए कि हमारे पास कैसे रिसोर्सेज हैं, कितने यूज़ किए गए रिसोर्सेज हैं, कितने अनयूटिलाइज रिसोर्सेज हैं, कितने प्रोबेबल रिसोर्सेज हैं, मतलब हो सकते हैं ऐसे रिसोर्सेज हैं। एक रीजन के या एक कंट्री के एज ए यूनिट हमें देखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, हमें जो रिसोर्सेज लिमिटेड है और नॉन रिन्यूएबल है, ऐसे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा, बहुत साइंटिफिकली यूज़ करना चाहिए और हो सके उतना कम, और उसकी ज़रूरत हो हमें तो ही हमें इसे यूज़ करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, हमें ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए, हमें ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए जो रिन्यूएबल हो और उसे हो सके उतना बढ़ावा देना चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट, जो रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, कम प्राइस पे अवेलेबल है, चीपर रेट्स पे हमें अवेलेबल है, उसका मतलब ये नहीं कि हमें उसे वेस्ट करना चाहिए। हो सके तो हमें कोई भी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे बचाए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास है, उन्हें हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे कंजर्व करना चाहिए। हमें उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव यूजेस ढूंढने चाहिए टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ। उससे क्या होगा, हमें लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिक्स पॉइंट, हमें नेसेसरी लॉज बनाने चाहिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, और उन लॉज को सिर्फ बनाना नहीं है
उन लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने। 7th पॉइंट, हमारे जो सिटीजन्स हैं हमें उनको हमारे रेशनल यूज़ ऑफ मतलब हमारे रिसोर्सेज के बारे में, उनके रेशनल यूजेज के बारे में, उनका वेस्टेज ना हो इसके बारे में हमें और भी अच्छे से उन्हें पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू बताना चाहिए और समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। जनरली हम ऐसा मानते हैं कि हमारे अर्थ का ऐसा सरफेस जहाँ वेजिटेशन ग्रोस करता है उसे हम सॉइल कहते हैं। सॉइल है वो एक थीन लेयर है जो एलिमेंट्स से बना हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। उसके अंदर मिनरल्स है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमस है, एयर है, वो सभी मिक्स किए गए होते हैं, मिक्स्ड हुए होते हैं। द पेरेंटल रॉक्स जो है, पेरेंटल रॉक्स वो सॉइल के नीचे होते हैं। सॉइल जो है वो डेन्यूडेशन से बनती है, मतलब एक लेयर बाय लेयर बनती है। बायोटिक रेमिनेंस, ह्यूमिडिटी और हवा जो मिक्स होती है उसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। हम दूसरी तरह से देखें तो सॉइल है वो नेचुरल मिक्सचर है मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स का, जिसका कैपेसिटी है नए वेजिटेशन को ग्रो और डेवलप करने की। अब हम देखेंगे सॉइल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज सॉइल। सॉइल होती है, उसके अंदर मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स नेसेसरीली अंदर होते हैं, जिससे हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वेजिटेशन का। अब जो सॉइल होती है वो पेरेंटल रॉक्स से बनती है, बट उसको पेरेंटल रॉक्स डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट वे से अफेक्ट करते हैं, इससे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिलती है। सॉइल्स जो है वो क्लासिफाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक्स, स्ट्रक्चर, ह्यूमस, और इन सभी बेसिस पर सॉइल को हम क्लासिफाइड करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब आईकार का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उससे सॉइल्स को मतलब इंडिया की सॉइल्स को 8 टाइप्स मतलब 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो है एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल और मार्शी और पिटी सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में से कंपलसरी 1 मार्क का मैप आएगा ही आएगा। अब हम देखेंगे फर्स्ट एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो है वो हमारे इंडिया के टोटल एरिया में से अबाउट 43% जितना एल्यूवियल सॉइल हमारे इंडिया में है। ये सॉइल हमें नॉर्दर्न प्लेन में देखने को मिलती है और ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट और सतलुज इन द वेस्ट और डेल्टा रीजन्स ऑफ महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी रिवर्स पे देखने को मिलती है। ये सॉइल जो है वो एल्यूवियल डिपोजिशन बाय द रिवर्स उससे फॉर्म्ड होती है। ये सॉइल जो है वो मोर प्रोपोर्शन में रिच होती है पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड और लाइमस्टोन में। इसमें लेस प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन और ह्यूमस देखने को मिलता है। इस सॉइल में अगर पल्सेस को ग्रोन किया जाए तो इसका जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसे स्टेबलाइज किया जा सकता है। एल्यूवियल सॉइल में हम वीट, पैडी, शुगरकेन, जूट, कॉटन, मेस, ऑयलसीड्स ऐसे क्रॉप्स को ग्रोन कर सकते हैं। अब हमारी सेकेंड सॉइल है वो है रेड सॉइल। रेड सॉइल है वो इंडिया के टोटल लैंड में से 19% जितना ऑक्यूपाई करती है। ये तमिलनाडु पेनिनसुलर इंडिया से लेकर बुंदेलखंड इन द नॉर्थ तक और राजबैल हिल्स इन द ईस्ट से लेकर कच्छ इन द वेस्ट में देखने को मिलती है। ये सॉइल कुछ हिस्सों राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलती है। ये सॉइल रेड कलर की इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में फेरिक ऑक्साइड देखने को मिलता है, और जैसे ही हम इसके सॉइल के गहराइयों में जाते हैं और सॉइल के नीचे तक जाते हैं तो ये हमें येलो कलर की देखने को मिलती है। इस सॉइल में लाइम है, ग्रेवल है और कार्बोनेट है, ये हमें देखने को नहीं मिलते। इस सॉइल में डेफिशिएंसी होती है, मतलब कमी होती है, जैसे लाइम हो गया, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटाश की कमी होती है। इस सॉइल में सबसे ज़्यादा मिलेट, कॉटन, वीट, ज्वार, लिनसीड, ग्राउंडनट और पोटैटो जैसे क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। अब हमारी थर्ड टाइप की सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। वो इंडिया के लैंड में से टोटल 15% जितना एरिया कवर करती है। ये सॉइल जो है वो स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा, मतलब डेक्कन लावा के स्प्रेड होने की वजह से ये सॉइल है वो फॉर्म होती है। ये सॉइल हमें महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ कर्नाटकों के रीजन्स में देखने को मिलती है। गुजरात में ये सॉइल हमें सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलती है। लावा रॉक्स और क्लाइमेट वो इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस सॉइल के फॉर्मेशन में। ये सॉइल है वो
मोर प्रोपोर्शन में होती है। इसके अंदर कुछ मिनरल्स है वो ज़्यादा ही क्वांटिटी में होते हैं, जैसे कि आयरन है, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये सॉइल है वो क्वाइट फर्टाइल होती है। इस सॉइल में मॉइस्चर को रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही ये सॉइल ड्राई होने लगती है, ये सॉइल के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं, मतलब ये फिजर्स होने लगती है। ये सॉइल जो है वो कॉटन है, लिनसीड है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको और उड़द, इसे ग्रोन करने के ये ऐसे क्रॉप्स को ग्रोन करने के लिए बेस्ट सॉइल है। ये सॉइल सबसे ज़्यादा कॉटन के लिए सूटेबल है, इसलिए इस सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। मतलब ब्लैक सॉइल के टोटल 2 दूसरे नेम्स हैं, जैसे कि रेगुर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। अब हमारी 4th टाइप की सॉइल है वो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है वो लैटिन वर्ड लेटर से डिराइव्ड हुई है, जिसका मतलब होता है एक ब्रिक, मतलब एक ईंट। ये रेड कलर की होती है, और ये रेड कलर की इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। जब ये सॉइल गीली होती है, मतलब वेट होती है, तब ये बहुत स्मूथ होती है, जैसे कि ये बटर हो, और जैसे ही ये ड्राई होने लगती है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। ये सॉइल जो है वो ड्राई इसलिए होती है क्योंकि मॉइस्ट क्लाइमेट और ड्राई क्लाइमेट की वजह से इसके अंदर चेंजेस आते हैं। ये सॉइल है वो मेजॉरिटी हायर पेनिनसुलर एरिया और हायर पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया में देखने को मिलती है। ये सॉइल जो है वो मोर इन आयरन, पोटाश और एल्यूमिनियम को अंदर कंटेन करती है, और ये सॉइल बहुत लेस फर्टाइल होती है, फिर भी इसके ऊपर कॉटन, पैडी, राइस, शुगर केन ऐसे सब क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने के बाद। हमारी 5th टाइप की सॉइल है वो है डेजर्ट सॉइल। जैसे कि इसका नाम हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये डेजर्ट में, मतलब एराइड और सेमी एराइड रीजन और क्लाइमेट में हमें देखने को मिलती होगी। ये सॉइल जो है वो मेजरली सैंडी होती है और इनफर्टाइल होती है। इस सॉइल के अंदर डिजॉल्व्ड मिनरल्स देखने को मिलते हैं, और ऐसे सॉइल सबसे ज़्यादा राजस्थान, हरियाणा और सदर्न पंजाब में देखने को मिलती है। गुजरात के कुछ हिस्सों में हमें ये सॉइल देखने को मिलती है, जैसे कि कच्छ हो गया, और कुछ सौराष्ट्र के हिस्सों में भी हमें इस टाइप की सॉइल देखने मिलती है। ये सॉइल पे हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ के बाद क्रॉप्स जैसे कि मिलेट हो गया और जुआर हो गया, इसे कल्टीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर की टाइप ऑफ सॉइल, वो है माउंटेन सॉइल। ये सॉइल जो है मेजॉरिटी हमें वैली और स्लोपी रीजन्स ऑफ हिमालयाज़ में देखने को मिलती है। हमें इसकी हाइट, मतलब एल्टीट्यूड है वो 2700 से लेके 3000 मीटर्स तक ये सॉइल हमें देखने को मिलती है। ये सॉइल का लेयर जो है बहुत थिन होता है और बहुत अंडर डेवलप्ड होता है, मतलब ये डेवलप नहीं हुआ होता है। ये सॉइल है वो मेजॉरिटी हमें आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में देखने को मिलती है। ये सॉइल के अंदर जनरली ये सॉइल हमें पाइन और चीड ट्रीज़ के एरियाज़ के रीजन्स में हमें देखने को मिलती है। अब हमारी 7 नंबर की सॉइल जो है फॉरेस्ट सॉइल, उसे देखते हैं। ये सॉइल जनरली एक एल्टीट्यूड, मतलब 3000 मीटर से लेके 3100 मीटर्स में देखने को मिलती है, और ये कॉनिफरस फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, जैसे कि हिमालयाज़ हो गया, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स एंड तराई रीजन्स ऑफ हिमालयाज़ में देखने को मिलती है। ये जो सॉइल है वो अर्थ को बहुत ही शेडेड लीव से ढक देती है पूरी सॉइल को, और ये ऊपर से ब्लैक हो जाती है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ह्यूमस होता है, बिकॉज ऑफ डिकेइंग ऑफ लीव्स, मतलब पत्तों के गिरने की वजह से उसका ह्यूमस कंटेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही इस सॉइल के हम नीचे जाते हैं, वैसे हमें ये सॉइल चेंज होते हुए दिखती है ब्लू और रेड कलर में। इस सॉइल के अंदर हम स्पाइसेस है, टी है, कॉफ़ी है, और दूसरे क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गया, मेज़ है, ऐसे क्रॉप्स को ग्रोन कर सकते हैं। ऐसी सॉइल बहुत लिमिटेड एरियाज़ में देखने को मिलती है। हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8 मार्शी और पेटी सॉइल। ये सॉइल है वो ह्यूमिड रीजन्स में देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ ये सॉइल एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स की वजह से हमें देखने को मिलती है। जब इस सॉइल के ऊपर रेनी सीजन आती है तो ये जो लैंड का हिस्सा होता है वो पानी के अंदर डूब जाता है, सबमर्ज होता है, और जैसे ही इसका पानी हट जाता है तो इसके ऊपर हम पैडी को ग्रोन कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैडी को ग्रोन करने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ये इसके लिए सबसे बेस्ट सॉइल रहती है। जैसे कि इस सॉइल में एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स को देखने को मिलते हैं, बट इस सॉइल के अंदर इनसफिशिएंसी होती है, वो है पोटास और फॉस्फेट की। ये सॉइल जनरली हमें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में देखने को मिलती है।
ये सर बहुत लिमिटेड एरियाज और लिमिटेड एक्सटेंट तक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सॉइल के ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसफ़र होते हैं विद द हेल्प ऑफ चलती हवा और पानी की वजह से। इसे और दूसरे तरीके से देखें मतलब फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल फैक्टर्स और नेचुरल एलिमेंट्स। हमें पता है कि इससे कितनी सारी प्रोडक्टिविटी लॉस होती है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है मतलब हैवी रेन्स और हैवी स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स है वो कैरिड अवे हो जाते हैं, मतलब दूर हो जाते हैं सैंड लैंड से, तो उससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज़ ना हो इसलिए हमारे और बहुत सारे कामों के लिए हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो एग्रीकल्चर मतलब जो लैंड है उसका फर्स्ट लेवल जो है लेयर जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहे, ताकि हम हमारे एग्रीकल्चर पे अफेक्ट ना देखने को मिले। इसलिए हमें सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना चाहिए। अब हम सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो उसके कुछ मेजर्स है, दैट मेजर्स ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन्स को रोकने के कुछ आइडियाज़ या कुछ तरीके। उसमें फर्स्ट है कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन लैंड, मतलब जो हम गाय चराते हैं हरी घास के ऊपर उससे हमें कंट्रोल करना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर लैंड का लेयर बना रहे। दूसरा, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन अ कंटूर मेथड इन द स्लोपी रीजन्स। जो स्लोपी रीजन मतलब जो ढाल वाले मतलब ढलान वाले जो एरियाज़ है उसके अंदर काउंटूर मेथड्स के अंदर प्लांटेशन होना चाहिए ताकि ये सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम को रोका जा सके। तीसरा, प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब बेरान मतलब बंजर ज़मीन के अंदर हमें ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए ताकि ट्रीज़ के ग्रोथ की वजह से वो जो सॉइल है उसके अंदर ह्यूमस और मिनरल्स एड ऑन हो जाए। फोर्थ, कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स। हमें चेक डैम्स को बनाना चाहिए जहाँ स्ट्रीम्स हमें देखने को मिले। फिफ्थ, कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। हमें जो फार्म है एग्रीकल्चर उस एग्रीकल्चर फार्म के अंदर क्रॉप्स को थोड़ा डीपली कल्टीवेट करना चाहिए, बहुत मतलब थोड़ा अंदर तक उसे प्लांट करना चाहिए ताकि पानी के बहाव में या लैंड के पार्टिकल्स के थ्रू वो बह ना जाए। थोड़ा डीपली उसे प्लांट करने से वो उसकी जो स्पीड है पानी के उसे हम हो सके उतना कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मतलब जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सके, प्रिवेंट कर सके और सॉइल की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है उसे मेंटेन कर सके। सॉइल कंजर्वेशन और डायरेक्टली रिलेटेड है सॉइल के पार्टिकल्स को एक उसकी जो ओरिजिनल प्लेस है उधर रखने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ है, उसे यूज़ किया जाता है वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस पे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम्स एंड लोकेशन। जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे उसके सॉल्यूशंस हर एक अलग अलग जगह पूरे वर्ल्ड में अपनाए गए हैं। अगर हम सॉइल कंजर्वेशन नहीं करते, सॉइल को कंजर्व नहीं करते तो चांसेस बढ़ जाते हैं फ्लड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से हमारी लाइफ को और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए जो सॉइल कंजर्वेशन है वो बहुत ज़रूरी है और मस्ट है। अब हम देखेंगे रेमेडीज़ टू कंजर्व द सॉइल कंजर्वेशन, मतलब रेमेडीज़ ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। उसमें फर्स्ट है द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट कवर होल ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। जो फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज हम देखते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स मतलब लैंड के पार्टिकल्स को कंटेन करके रखते हैं, मतलब होल्ड पकड़ के रखते हैं ताकि लैंड पार्टिकल्स सॉइल पार्टिकल्स और ना मूव हो, इरोजन कम हो सके। सेकेंड पॉइंट है प्लांट ट्रीज इन द रिवर गॉर्जेस एंड ऑन द माउंटेन स्लोप्स। मतलब जहाँ रिवर के एंड होते हैं, रिवर गॉर्जेस बनते हैं, वहाँ हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए। और माउंटेन स्लोप्स पे ट्री प्लांट करने से क्या होता है कि वो जो सॉइल इरोजन की जो स्पीड है उसे हो सके उतना कम किया जा सके। थर्ड पॉइंट है अ सीरीज ऑफ ट्री शुड बी ग्रोन नियर अ डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड्स एंड विद द हायर वेलोसिटी इट विल स्टॉप द एडवांसिंग डेजर्ट। ये है इस तरह से है कि हमें
जहाँ डेजर्ट ख़त्म होता है वहाँ एक सीरीज़ ऑफ ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए। मतलब पूरी एक लाइन, मतलब पूरी एक बाउंड्री बन जाए, उस तरह से हमें ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए उधर, ताकि क्या होगा कि जो हवा, जो डेजर्ट के विंड्स होते हैं उसकी जो ज़्यादा वेलोसिटी है, ट्रीज़ की वजह से वो वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी या ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। उससे क्या होगा, हम एडवांसिंग डेजर्ट, मतलब डेजर्ट को बढ़ने से रोक सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, द रिवर फ्लड्स should be controlled by diverting their flow in other rivers or in the dry river beds। जो रिवर में फ्लड आ जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे डाइवर्ट कर देना चाहिए। उसकी जो दिशा है, उसकी जो फ्लो है उसे हमें डाइवर्ट कर देना चाहिए। उसे हम कहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं, दूसरी नदियों में डाइवर्ट कर सकते हैं, या जो नदी सूखी हो गई हो, ड्राई रिवर बेड्स, उसमें हम उसे डाइवर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, द अनरेस्ट्रिक्टेड पास्चरिंग लूजन्स द सॉइल लेयर ऑन द माउंटेन्स, इट शुड बी प्रिवेंट। जो अनरेस्ट्रिक्टेड पास्चरिंग है, मतलब जिस पास्चर, मतलब जिस चरवाहे पर या जिस चरवाने पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो चरवाने से क्या होता है, सॉइल लेयर जो है वो वीक पड़ जाती है। कहाँ की, माउंटेन्स हो गए, और माउंटेन्स जैसी जगहों पर उसे रोकना चाहिए, उसे प्रिवेंट करना चाहिए। 6 पॉइंट, मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग्स एक्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड। जैसे हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन हो गया, टेरेस फार्मिंग, मतलब हम अपने घर के जो छत होती है उसके ऊपर ही फार्मिंग करें, वैसी सारी जो मेथड्स है उसे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 7th पॉइंट, ह्यूमस कंटेंट्स शुड बी एडेड टू द सॉइल विच हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी। जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो चुकी है, उस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट्स को ऐड करने से उसकी फर्टिलिटी को वापस उतना ज़्यादा उसके जितना लाने की कोशिश की जा सकती है। इन सब रेमेडीज़ को अप्लाई करने से हम सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। जो सॉइल कंजर्वेशन है वो हमारी नेसेसिटी बन गई है आजकल के दिनों में। गवर्नमेंट है, सोसाइटी है और पीपल, अगर ये तीनों साथ में काम करें, साथ होकर ये करें, तो हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 8 नेचर रिसोर्सेज का एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वन शॉट रिविजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।